आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश किया जाता है, या फिर ये भी सीखेंगे कि कौन कौन सा तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट, जैसे कि पहले बतलाए भी हैं कि स्टॉक मार्केट का मतलब होता है ऐसा मार्केट जिसमें आप लोग शेयर, किसी कंपनी का, अच्छा कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, या फिर शेयर खरीदे हैं तो बेच सकते हैं। जैसे आप बिजनेस, आपके पास उतना तो पैसा है नहीं कि आप बिजनेस करें, तो आप चाहे तो टाटा का या फिर रिलायंस का या फिर टीसीएस का, ऐसे बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है जो भविष्य में बना रहेगा, बरकरार रहेगा, और उसका आप चाहते हैं कि शेयर खरीदें तो आप खरीद करके रख सकते हैं, और जब उसका दाम बढ़ जाएगा तो बेच सकते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को सिखाए भी थे स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कुछ जानकारी और म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कुछ जानकारी। लेकिन आज आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निवेश किया जाता है। जैसे कि चलिए देखा जाए, ये है आपका स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट। वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से देखना है, सीखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट तो एक है, कई तरीका है स्टॉक मार्केट में निवेश करने का। पहला तरीका है कि आप डायरेक्ट क्या करिए, डायरेक्ट ही स्टॉक मार्केट में किसी अच्छा सा स्टॉक का शेयर खरीद सकते हैं। अच्छा सा, जैसे कोई ऐसी कंपनी है जो फंडामेंटल क्या है, स्ट्रांग है, मतलब बूढ़ने वाली नहीं है, भविष्य में वो जो सामान बनाती है उसका सप्लाई होगा, यानी डिमांड में रहेगा, सप्लाई भी ज़्यादा होगा, वो कंपनी अच्छी है, अच्छा प्रॉफिट लाती है, अच्छा सेल करती है, सेल उसका अच्छा है, प्रॉफिट उसका अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, बूढ़ने वाली नहीं है, तो ऐसे कंपनी को आप देख करके उस कंपनी में डायरेक्ट उसका शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपको करने नहीं आता है और आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएं, तो इनडायरेक्ट रूप से भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप इनडायरेक्ट अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा म्यूचुअल फंड के द्वारा। अब ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो बतलाए थे कि म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट आदमी होता है, फंड मैनेजर, जो पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी रखता है। सब कुछ इसको पता होता है कि कौन सी कंपनी कैसी है, किस सेक्टर की है, इसका ग्रोथ फ्यूचर में होने वाला है कि नहीं होने वाला है। सब कुछ जानकारी के बेस पे, अपने जानकारी के बेस पे इसका जो फंड मैनेजर होता है लोगों से पैसा लेता है और अच्छे अच्छे कंपनियों में पैसा को डाल देता है और वहां से प्रॉफिट करता है। तो प्रॉफिट करने के बाद म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं और इसमें जो वर्कर होते हैं वो पैसा लेते हैं, कुछ पैसा लेते हैं अपने फीस के लिए, और बाकी जो होता है वो सब कुछ इन्वेस्टर को दे दिया जाता है। इन्वेस्टर का मतलब हमारे और आपके जैसे जो आदमी होते हैं जो इसमें पैसा लगाए होते हैं। जैसे कि कल ये भी बतलाए थे कि 2500 है म्यूचुअल फंड, 2500 से अधिक है, तो पिछला क्लास भी देखना जरूरी है, लेकिन इसको देखिए। तो ये इनडायरेक्ट, यानी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो ये भी जाएगा स्टॉक मार्केट में ही, लेकिन पैसा आपका सेफ होगा, सिक्योर होगा, इसलिए कि इसका जो फंड मैनेजर होते हैं एक्सपर्ट होते हैं, वो बेसिक नॉलेज नहीं रखते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, वो जानते हैं सब कुछ, स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। तो एक तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड के द्वारा आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल सकते हैं। अब रही बात कि म्यूचुअल फंड 2500 होता है और उसमें से किस म्यूचुअल फंड में हम डालें, तो उसके लिए आपको आगे बतलाया जाएगा कि कौन सा, कितना एज है, कितना रिस्क ले सकते हैं और किसके तहत किस में जाना चाहिए। आगे देखिए, इनडायरेक्ट रूप से अगर आप जाना चाहें स्टॉक मार्केट में तो आपका तरीका है एटीएफ। आज एटीएफ के बारे में आप लोगों को बतलाएंगे हम। एटीएफ जो कि बहुत चमत्कारी रूप से इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एटीएफ का फुल फॉर्म होता है एटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अच्छा से समझना है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब यहाँ पे समझना क्या है, देखिए ये जो ईटीएफ लिखा है एक्सचेंज, तो इसका एक्सचेंज होता है,
अब क्या एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? लेन देन करना, यानी ETF में लेन देन किया जाता है। अब क्या चीज का लेन देन किया जाता है? ये होता क्या है? तो इसमें अंतर थोड़ा सा क्या है, देखिए म्यूचुअल फंड जो होता है आपको पता होगा कि मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट ओपन होने का टाइम क्या है? ओपन का टाइम होता है ये आपका 9:15। स्टॉक मार्केट जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है, जो पैसा का खदान है, जिसमें बड़े बड़े लोग पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं, वो स्टॉक मार्केट आपका शुरू होता है 9:15 पे। और बंद कब होता है, क्लोज कब होता है? तो क्लोज हो जाता है आपका 3:30 बजे, 3:30 बजे, यानी 3:30 में स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है। और आपको बतला दें हम कि जो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट सप्ताह में 2 दिन बंद रहता है। अब वो दिन होता है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं, एक संडे को यानी आप जिसे अतवार बोलते हैं, अतवार, और एक सैटरडे को जिसे आप शनिवार बोलते हैं। सैटरडे को 2 दिन, एक अतवार को और एक शनिवार को 2 दिन स्टॉक मार्केट बंद रहता है। अब ये स्टॉक मार्केट बंद होने का मतलब हुआ कि आप इन 2 दिन को नहीं तो किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, नहीं तो किसी कंपनी का शेयर बेच सकते हैं। अगर मानिए कि खरीदने के लिए रिक्वेस्ट भेज देते हैं, संडे या सैटरडे को आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए पैसा अपने अकाउंट से कटवा देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लूटा जाएगा। आपका जो शेयर है वो खरीदाएगा, लेकिन संडे और सैटरडे को नहीं, आपका खरीदाएगा सोमवार को यानी मंडे को, या फिर सप्ताह में जो 5 दिन बचा है उसी में किसी एक दिन खरीदाएगा आपका शेयर। अब ये भी देखना होता है कि आप कितना बजे पैसा डाले हैं, यानी टाइम भी होता है कि किस टाइम पे आपको शेयर खरीदने के लिए पैसा लगा देना है। और इसका बहुत सारा चीज होता है जो कि आगे बतलाया जाएगा, इसलिए छोटा छोटा जानकारी देखते चलिए। तो 9:15 में स्टॉक मार्केट चालू होता है और 3:30 पे बंद हो जाता है। सप्ताह में 5 दिन मार्केट खुलता है, 2 दिन बंद रहता है। लेकिन किसी दिन किन्हीं आदमी का जयंती पड़ जाता है, जैसे महात्मा गांधी जयंती, भीमराव अंबेडकर जयंती, APJ अब्दुल कलाम जयंती, ऐसे महान शख्सों का जिनका योगदान हमारे भारत में रहा है विकास करने में, उन लोगों के जयंती का दिन भी स्टॉक मार्केट बंद होता है। या फिर कोई बड़ा सा फेस्टिवल पड़ गया, जैसे होली दिवाली जैसे फेस्टिवल आ जाता है, तभी भी स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है। या फिर सरकार किसी दिन कोई बड़े से उद्घाटन के लिए स्टॉक मार्केट को बंद रखती है। या फिर कभी कभी आपत्ति विपत्ति जैसा समस्या भी आ जाता है, तो ऐसे समय भी स्टॉक मार्केट को बंद रखा जाता है। अब रही बात कि आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं, किसी स्टॉक को डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि खरीदने नहीं आता है। या फिर आप सुने भी होंगे कि स्टॉक मार्केट में फलाना आदमी ने करोड़ों रुपया लगाया, अब उड़ गया। चाहे आप ये भी सुने होंगे कि कोई आदमी जो था 50 लाख रुपया उस कंपनी में लगाया था, कंपनी बुड़ गई। ये इसलिए होता है कि देखिए, बिना जानकारी का आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, बिना जानकारी का आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो बुड़ जाएंगे। इसलिए आप पहले जानकारी लीजिए कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी में क्या देखा जाता है। जैसे आपको बतला दे रहे हैं, PE रेशियो देखा जाता है, PB रेशियो देखा जाता है, फेस वैल्यू देखा जाता है, और बहुत सारे चीज़ है। ये भी देखा जाता है कि आप कब एंटर किए हैं, कब एग्जिट किए हैं। उस कंपनी का बैलेंस शीट देखा जाता है, प्रॉफिट देखा जाता है, लॉस देखा जाता है, सेल देखा जाता है, और बहुत सारा चीज़ होता है जिसको देखा जाता है। वॉल्यूम देखा जाता है, बहुत ऐसा चीज़ है जिसको देखा जाता है। उसी को बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस करना। यानी किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद फिर उस कंपनी के बारे में, उसका मैनेजर कौन है, इसको जानने के बाद फिर उस कंपनी का विजन क्या है और फिर वो कंपनी करती क्या है, ये सब कुछ जानने के बाद तब जा करके किसी एक कंपनी में पैसा निवेश किया जाता है। अगर आप बिना जाने किसी के कहे हुए सुने हुए पे कि इस कंपनी में आप पैसा डाल दीजिए, आप डाल देते हैं तो फिर बुड़ेगा, तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होता है। इसलिए पहले या तो आप जानकारी लीजिए, जानकारी लेने के बाद डायरेक्ट किसी स्टॉक को खरीदिए। एक स्टॉक का मतलब एक कंपनी में पैसा निवेश करिए। या फिर आप चाहते हैं कि
हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कोई आदमी हो जो सब कुछ जानता हो और वो थोड़ा सा हमसे फीस ले ले, जैसे 10 रुपया हमको दे, 8 ना 1 रुपया वो कमा ले, तो इसके लिए है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालिए, आपका पैसा सेफ सिक्योर रहेगा। अगर भारत सेफ सिक्योर रहा तो, भारत नहीं बुड़ा तो, यानी भारत में जो भी कंपनियां हैं आपत्ति विपत्ति नहीं आई, सेफ रहेगी, तब तक आपका म्यूचुअल फंड भी सेफ रहेगा 100%। तो ये होता है। आना ही तो मानिए कि आपको डायरेक्ट भी निवेश करने नहीं आता है और म्यूचुअल फंड में निवेश करने नहीं आता है। अच्छा, ये भी बतला दें कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाला कब जाता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में जैसे आप किसी कंपनी में पैसा डालते हैं तो वहाँ आप क्या खरीदते हैं, तो किसी भी कंपनी में आप पैसा निवेश करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा शेयर। जैसे मानिए कि टाटा की कंपनी है और टाटा में आप ले जा करके 10 लाख रुपया डाल दिए तो 10 लाख का आपका मिलेगा शेयर। सेम ऐसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा को डालते हैं तो उसमें आपका मिलता है यूनिट। म्यूचुअल फंड में आप जो खरीदते हैं यूनिट खरीदते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में यूनिट खरीदा जाता है तो कब, जब मार्केट खुल गया, जैसे 9:15 से 3:30 के बीच में आप यूनिट खरीदेंगे। लेकिन ये भी है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा डाल देते हैं, जैसे 10 बजे डालते हैं, 1 बजे डालते हैं, 2 बजे डालते हैं, इसमें आप पैसा डाल देते हैं तो यूनिट जो मिलता है, यूनिट वो करंट टाइम का नहीं मिलता है। करंट टाइम का कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये मार्केट है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, तो आप सोचिए कि 10 बज गया है और म्यूचुअल फंड में क्या कर रहे हैं, पैसा निवेश कर रहे हैं और यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। कभी भी ये ग्राफ को देखिए, कभी भी पैसा लगाया जाता है, कभी भी तो प्रयास किया जाता है कि ये जो लाइन है ना तो नीचे रहे, नीचे ग्राफ ये जो नीचे है, नीचे रहे, तब जा करके हम पैसा डालें। कभी भी जो आदमी ये नीचे पैसा डालता है वही आदमी प्रॉफिट करता है इसमें। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में है, आइए देख रहे हैं कि टाइम इसके बीच है और सबसे ज़्यादा मार्केट टूट गया है और उस समय हम पैसा डाल देते हैं, यानी उसी समय का हमको क्या मिलेगा, यूनिट मिलेगा। आप खरीदते क्या है, देखिए इसमें 2 चीज़ होता है म्यूचुअल फंड में। एक होता है NAV, नेट एसेट वैल्यू। ये बतलाता है कि म्यूचुअल फंड का दाम कितना है, 10 रुपया है, 20 रुपया है, 50 रुपया है, 100 रुपया है। और जब आप पैसा डाल देते हैं तो आपको मिलता है यूनिट्स। आपको बदले में क्या मिलेगा, यूनिट्स। और जब आप पैसा, जैसे आप मानिए कि चल रहा है किसी म्यूचुअल फंड का NAV का दाम चल रहा है कितना रुपया, तो 20 रुपया, 20 रुपया है किसी म्यूचुअल फंड का NAV का दाम 20 रुपया है। आप क्या किए, ले जाकर के 2000 रुपये उस म्यूचुअल फंड में डाल दिए, तो 2000 में डिवाइड करिए 200 से, 2000, ये जो 2000 आप रुपया डाले हैं इसमें NAV का दाम कितना है, इतना, तो डिवाइड करिए तो आपको मिला 100, यानी आपको मिल जाएगा कितना रुपया, ये 100 यूनिट्स आपको मिलेगा, यूनिट्स। वो म्यूचुअल फंड आपको 100 यूनिट्स दे देगा। अब क्या होगा कि आप उस यूनिट्स को मोबाइल में ही रखेंगे, इसको घर पे नहीं रखना होता है, पैसा भेजेंगे, यूनिट्स मिल जाता है, 9 बजे तक मिल जाता है। जैसे कि मार्केट चालू है, आप आज डाले हैं, आज आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं तो आज और कल यानी 48 घंटा के बाद ही शो करता है कि आपको कितना यूनिट मिला है। तो ये यूनिट मिलता है, म्यूचुअल फंड में आप खरीदेंगे तो यूनिट खरीदा जाता है, यूनिट। लेकिन जब मार्केट खुलता है, उठता है, गिरता है, तो आप जब देखते हैं कि मार्केट पूरा टूट गया है, यानी NAV का दाम पूरा गिर गया है और हम क्या करें, खरीद लें टूटे हुए पे, आप यहाँ पे पैसा डालते हैं, तभी भी आप इसको नहीं खरीद पाएंगे, यानी नीचे दाम पे आप नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए कि म्यूचुअल फंड जो होता है जब शाम को क्लोज हो जाता है 3:30 बजे, उस टाइम का NAV मिलता है आपको। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मार्केट किसी कंपनी का शेयर उठता गिरता है भर दिन, वैसे ही म्यूचुअल फंड का भी NAV होता है, उसी शेयर पे टिका है। यानी जो भी म्यूचुअल फंड है, जो भी म्यूचुअल फंड आप चुने हैं, अब म्यूचुअल फंड वाला जिस कंपनी को चुना है, अगर वह कंपनी ऐसे ही गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है, अब मानिए कि आपका जो म्यूचुअल फंड जिस कंपनी में पैसा डालने वाला है उसका ग्राफ टूट गया है, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, ये समझ करके कि अगर शेयर का दाम बढ़ा तो NAV का दाम बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड जिस कंपनी में पैसा लगाई है उन सभी कंपनियों का शेयर का प्राइस बढ़ने लगे
तो म्यूचुअल फंड का जो NAV है ये भी बढ़ने लगेगा। अगर ये म्यूचुअल फंड जिस जिस कंपनी में पैसा डाला है वो सभी कंपनियां बुड़ रही है, गिर रही है, यानी उसका शेयर प्राइस नीचे आ रहा है, तो आपका म्यूचुअल फंड का भी NAV का दाम घटने लगेगा। कभी भी पैसा तब लगाया जाता है जब NAV डाउन हो, कभी भी पैसा तब लगाया जाता है जब किसी शेयर का, किसी कंपनी का शेयर जो है उसका प्राइस क्या हो, नीचे हो, डाउन हो। लेकिन उसी को पकड़ने के लिए कि डाउन है कि नहीं है और वो कंपनी सही है कि नहीं है जानकारी होना चाहिए। फिर जब NAV डाउन होता है और वहीं NAV बढ़ जाता है तब जा करके सेल करके आप पैसा बना लिया जाता है। तो आप इसमें होता क्या है कि देखिए म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाएंगे तो एक चीज होता है, और होता यह है कि आप इसके बीच भी कभी भी पैसा म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो जो आप NAV खरीदेंगे, NAV वो मार्केट बंद होने के टाइम पे 3:30 बजे के बाद का ही मिलता है। NAV 3:30 हो गया, मार्केट बंद हो गया, उसी टाइम का NAV आपको एलोकेट होता है, यानी आपको आपके डीमेट अकाउंट में 2 दिन बाद शो किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि रियल टाइम यानी मार्केट गिर रहा है, उठ रहा है, उसी समय का हम NAV खरीदें, तब जाकर के आपको ETF में पैसा डालना होता है। यानी जिस तरीके से म्यूचुअल फंड है उसी तरीके से ETF है, लेकिन इन दोनों में अंतर इतना का है कि म्यूचुअल फंड में करंट टाइम का NAV नहीं मिलता है, करंट टाइम का NAV नहीं मिलता है, जबकि ये जो ETF होता है, ETF उसमें करंट टाइम का NAV मिलता है, करंट टाइम का। जैसे मानिए कि मार्केट ये खुल गया, ये 9:15 हो गया, 9:15 हो गया, ठीक है। अब मार्केट ऐसे उठना शुरू किया, फिर ऐसे गिरना शुरू किया, फिर ऐसे उठना शुरू किया, ऐसे समझना है। यहाँ हुआ क्या कि 20% मार्केट गिर गया, 20%। आज शाम को पता चला कि 5% अप में मार्केट क्या हुआ है, बंद हुआ है। यानी पहले मार्केट खुला था, 20% नीचे गया, फिर उठते उठते 5% प्लस में मार्केट बंद हुआ। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, आइए देखिए कि 20% मार्केट गिर गया, पैसा डाल देते हैं, झोंक देते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाले हैं, मार्केट गिरा है तभी भी, तो आपको जो NAV मिलेगा गिरे हुए समय का नहीं मिलेगा। मार्केट जब बंद हो गया है, 3:30 बजे बंद हो गया है, इस टाइम का NAV मिलेगा। यानी आप जो NAV खरीदे हैं, कब खरीदे हैं, जब मार्केट उठ गया है, 5% उठ गया है, तब का NAV मिला है। लेकिन वही चीज जब ये होता है, ETF होता है, ETF में आप पैसा यहाँ पे डाले हैं तो आपको उसी समय का NAV मिलेगा। यानी ETF में तत्काल आपको NAV उसी समय का मिलता है जिस समय आप पैसा डाले हैं, और म्यूचुअल फंड में तब का NAV मिलता है जब मार्केट क्लोज हो जाता है। NAV ही है जिसको आप देखते हैं कि म्यूचुअल फंड का NAV कम है कि अधिक है। कभी भी NAV का दाम कम होना चाहिए तब पैसा लगाया जाता है, NAV का दाम जब बढ़ जाता है तब जाकर के अपना म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला जाता है। अब जैसे कि जब मार्केट क्रैश होता है, जैसे अभी 10-15% मार्केट गिरा हुआ है, तो इस समय सभी म्यूचुअल फंड का NAV जो है घटा है। अब वहीं जब मार्केट रिकवर कर लेगा, फिर जहां से गिरा था वहां पहुंच जाएगा, और उस समय अभी आप NAV खरीद करके रख लेते हैं, यानी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं, और फिर ये मार्केट बाउंस बैक करेगा, जहां से गिरा है उससे ऊपर जाएगा, और आप म्यूचुअल फंड में डाले हुए पैसा को जब निकालेंगे तो आपका पैसा बढ़ा हुआ मिलेगा। इस तरीके से ये काम करता है। आगे समझा जाए, अब ये होता कैसे है, थोड़ा सा जानकारी लिया जाए तो आपको पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें करंट टाइम का NAV नहीं मिलता है, NAV ही खरीदा जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक का शेयर खरीदा जाता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड और ETF में NAV को पे किया जाता है, NAV का दाम चुकाया जाता है, जो आपको यूनिट एलोकेट होता है, यानी यूनिट मिलता है उसके बदले में। यहाँ देखिए E का मतलब होता है एक्सचेंज, T का मतलब आप समझ सकते हैं ट्रेड, और F का मतलब फंड। थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं ETF को। और देखिए ये एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन करना, खरीदना। कहाँ पे, तो ये होता है एक्सचेंज होता है अपने, देखिए 2 जगह है एक्सचेंज करने का, 2 जगह है। एक है BSE, NSE। BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज,
इसको याद रखना है। BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप किसी कंपनी या आप किसी ETF में पैसा डालना चाहते हैं तो यही दो है प्लेटफॉर्म, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां से आप किसी ETF को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अब आप देखिए ट्रेड, ये जो ट्रेड देखिए, ट्रेड का मतलब होता है लेन देन करना। अब ये लेन देन किससे हो सकता है, किसी डीमेट अकाउंट से। कोई डीमेट अकाउंट है, डीमेट है ना, जैसे जीरोधा हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, ऐसा बहुत सारा होता है, उससे आप कर सकते हैं। अच्छा, एफ का मतलब क्या होता है, तो एफ का मतलब फंड, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया उसी तरीके से फंड, जो कि आपके पैसे को क्या करेगा, पूल ऑफ मनी। यहाँ देखिए पूल ऑफ मनी, जो आपके पैसे को एकत्रित करेगा, और करके क्या करेगा, जिस कंपनी को ETF में चुना गया है उस कंपनी में पैसा को डाल दिया जाएगा। ये होता है ETF। तो ETF जो है, जैसे म्यूचुअल फंड बहुत सारा है, एक से अधिक है, उसी तरीके से ETF भी बहुत ज़्यादा है। जैसे म्यूचुअल फंड 2500 से अधिक है, इसी तरीके से ETF भी बहुत सारा वैरायटी का होता है। अब ये आगे आपको बतलाएंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुना जाता है और बेस्ट ETF जो होता है कैसे पिकअप किया जाता है, कैसे चुना जाता है। अब आगे थोड़ा सा देखा जाए तो देखिए, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाने का तरीका है कि आप कंपनी के बारे में पढ़िए और अच्छा से डायरेक्ट शेयर को खरीद लीजिए, और नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से आप खरीदना चाहते हैं तो आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करिए या फिर किसी ETF में पैसा लगाइए। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि इन तीनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, डायरेक्ट हम खरीदें या फिर म्यूचुअल फंड के द्वारा हम स्टॉक मार्केट में जाएं या फिर हम ETF के द्वारा पैसा को स्टॉक मार्केट में लगाएं। तो देखिए, अगर आपके पास जानकारी है, कंपनी को अच्छा खासा परख रखते हैं, मार्केट के बारे में अच्छा जानकारी है, अच्छा शेयर को देखने, फंडामेंटल एनालिसिस करने आता है, बैलेंस शीट पढ़ने आता है और अच्छा जानकारी है, तब जाकर के आप किसी कंपनी का डायरेक्ट शेयर परचेज कर सकते हैं। और जब आपको ये सब कुछ पता नहीं है तो आप किसी बेहतर सा म्यूचुअल फंड को चुन करके आप उसमें पैसा निवेश कर सकते हैं। अब जैसे कि बतलाया कि 2500 से अधिक म्यूचुअल फंड है, तो उसमें कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो खराब ही हैं और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो बेहतर हैं। तो उसके लिए भी आपको जानकारी के लिए ये पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड को चुना जाता है। ये आवश्यकता हो जाता है, किसी के कहे हुए पे पैसा नहीं डालना है, नहीं तो म्यूचुअल फंड भी जीरो होने की संभावना रखता है। करेक्शन के समय तो माइनस में भी जाता है। तो बेहतर जानकारी के लिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पे आपको सब कुछ बेसिक से सिखाता सब कुछ सिखाया जाएगा। तो ये है तरीका। तो डायरेक्ट रूप से आप स्टॉक खरीदिए, नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं या फिर ETF खरीद सकते हैं। फिर अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो दूसरा भी ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए अगला ऑप्शन है, ये तो सारा है इन्वेस्टिंग करने का, ये सब ऑप्शन है। आगे देखिए, आगे आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट, यहाँ देखना है रियल एस्टेट में भी पैसा लगा सकते हैं। यहाँ ये हम बतलाएं कि म्यूचुअल स्टॉक मार्केट में जाने का 3 तरीका है, या तो डायरेक्ट जाइए, या तो इनडायरेक्ट रूप से म्यूचुअल फंड के द्वारा, या तो ETF के द्वारा जा सकते हैं। अब यहाँ देखना है रियल एस्टेट होता क्या है और इसमें पैसा कैसे लगाया जाता है। तो रियल एस्टेट का मतलब होता है जगह जमीन, जैसे लैंड हो गया, जमीन हो गया, उसी को रियल एस्टेट बोला जाता है। जैसे कहा जाता है कि देखिए 2 चीज सोच समझ करके करना चाहिए। एक पहला चीज शादी, क्योंकि वाइफ जब आ जाएगी तो उसको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि वाइफ आ गई है तो इसको हटाते हैं फिर दूसरे से शादी कर लेते हैं, फिर वो आएगी फिर उसको हटाओ तीसरे से शादी कर लो। ये जीवन में एक बार होने वाली चीजें हैं शादी। और दूसरा चीज है
जब आप कोई जमीन खरीदें, जगह जमीन खरीदें, तो ये भी सोच समझ कर कहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जगह जमीन खरीदने के लिए बड़ा सा अमाउंट की जरूरत होती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो बिना सोचे भी खरीद सकते हैं, लेकिन कम अमाउंट है तो सोच समझ करके खरीदा जाता है कि अच्छा लोकेशन, अच्छा जगह पे हम जमीन को खरीदें जहाँ किसी भी चीज़ को दिक्कत ना पड़े। तो ये देखिए, पैसा कमाने के लिए भी यानी इन्वेस्ट करने के लिए भी बड़े बड़े लोग रियल एस्टेट से अमीर बने हैं। इस धरती पे बहुत लोग अरबपति या खरबपति रियल एस्टेट में भी बने हैं। अब कैसे बने हैं, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कितने तरह का होता है, चलिए सीखा जाए। थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी आपको देते हैं, आगे आपको बेसिक से एडवांस तक ले करके चलेंगे, लेकिन ये थोड़ा जानना जरूरी है जो कि आगे मदद करेगा। ये देखिए रियल एस्टेट, तो रियल जो एस्टेट होता है वो मेनली 4 तरह का देखा गया है। मेनली रियल एस्टेट 4 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, देखिए रियल एस्टेट। तो पहला होता है आपका, पहला रियल एस्टेट, एक होता है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, रियल एस्टेट समझते चलना है सबको। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, ये रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का मतलब क्या हुआ, देखिए समझना है। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का मतलब हुआ ऐसा जगह जमीन जिसको आप इस मकसद से खरीदते हैं कि वहाँ पे आपको रहना है, वहाँ पे आपको रहना है, या फिर आप घर बना करके रूम रेंट पे चढ़ा देंगे, रूम रेंट पे चढ़ा देंगे। जैसे देखिए, इसमें रियल एस्टेट में 2 तरीके से कमाई होता है, जिसको आपको समझाना चाहेंगे। ये सब कुछ मिटाते हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि रियल एस्टेट से पैसा कैसे कमाया जाता है, उसके बाद आपको समझाएंगे कि कितना तरीके का ये होता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये कितने तरह का होता है। देखिए रियल एस्टेट से कमाने का तरीका क्या है, किसी भी लैंड को खरीद करके कमाने का तरीका। देखिए कोई भी आदमी पैसा तभी कमाता है, जैसे ये हम हैं, और यहाँ पे हम क्या किए कि 1 लाख रुपया डाल दिए, 1 लाख रुपया लगाए, कोई सामान खरीदे हैं, यहाँ हम हैं, 1 लाख रुपया का कोई सामान, यहाँ पे कोई थिंग्स खरीदे हैं, कोई वस्तु, कोई सामान 1 लाख रुपया का खरीद लिए हैं, 1 लाख रुपया को खरीद लिए। और हुआ क्या कि इसी वस्तु को हम 5 साल तक रखें, 5 साल तक खरीद करके रखे रहें, और 5 साल बाद हमको पता चला कि ये जो वस्तु जिसको हम 1 लाख रुपये में खरीदे थे, इसका दाम हो गया है 10 लाख रुपया। यानी अभी इसको बेचेंगे तो 10 लाख रुपया कोई देने के लिए तैयार है। तो अगर इस वस्तु को, ये जो 1 लाख में हम खरीदे हैं, अब 5 साल समय देने के बाद इसका दाम हो गया 10 लाख, अगर हम इसको बेच देते हैं तो इसका दाम हमको कितना मिल गया, 10 लाख रुपया। इस 10 लाख रुपया में से हम कितना लाख रुपया लगाए थे, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया लगाए थे ना। तो देखिए ये प्रॉफिट, हम कितना प्रॉफिट किए, तो प्रॉफिट के लिए 10 लाख रुपया कमाया गया है, 1 लाख रुपया हम लगाए थे, बचा 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपया हम कमाए हैं। समझना है। देखिए 1 लाख किसी वस्तु को खरीदे हैं 1 लाख रुपया लगा करके, कोई चीज़ है, 5 साल बाद उसी को 10 लाख में बेच रहे हैं, तो हम कितना कमाए, 9 लाख रुपया कमा लिए। यानी कमाने का एक तरीका होता है कि किसी भी वस्तु को आप कम प्राइस पे खरीदिए और अधिक प्राइस पे बेच दीजिए। स्टॉक मार्केट में इसी का यूज किया जाता है कि शेयर को कम प्राइस पे खरीदना है और अधिक प्राइस पे बेच देना है। म्यूचुअल फंड का NAV कम प्राइस पे लेना है, अधिक प्राइस पे बेच देना है। ये जो जानता है, अब परखता है, वही आदमी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाता है। तो प्रॉफिट बनाने का पहला तरीका है कि आप किसी भी चीज़ को, चाहे किसी म्यूचुअल फंड का NAV हो गया यानी यूनिट्स हो गया, या फिर किसी शेयर हो गया, या फिर कोई भी वस्तु हो गया, उसको कम प्राइस पे क्या करना है, खरीदना है और अधिक प्राइस पे बेच देना है, तो आप प्रॉफिट कमाएंगे। दूसरा भी तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है, जैसे यहाँ पे एक बेहतर उदाहरण लेंगे, यहाँ पे हम हैं और देखिए यहाँ पे हम हैं और हमने क्या किया
कि एक जगह खरीदा, जमीन, ये जमीन खरीदा, जमीन खरीदा ये हम है, यहाँ जमीन खरीदा कितना लाख रुपये का, 20 लाख रुपये का 20 लाख रुपये का हमने जमीन खरीदा, 20 लाख रुपये का जमीन खरीदा और यहाँ पे एक घर बनवा दिया, घर, यहाँ पे एक घर बनवा दिया 5 लाख रुपये खर्चा करके, 5 लाख रुपये खर्चा करके एक घर बनवा दिया। टोटल हमारा खर्चा कितना हुआ टोटल, तो 20 लाख का यहाँ पे जमीन लेना और 5 लाख का घर बनवाना, 25 लाख रुपया हमने खर्च कर दिया। अच्छा से समझिए, ये हम है 25 लाख रुपया खर्च करके एक जगह लेकर के यहाँ पे घर बनवा दिया। अब इस घर में या तो हम रह सकते हैं या फिर इस घर को रूम रेंट पे चढ़ाया जा सकता है। पैसा कमाने के लिए अमीर लोग जो होते हैं वो जगह ले लेते हैं, घर बनवा देते हैं और रूम रेंट पे चढ़ा देते हैं। अब 2 तरीका है यहाँ से पैसा कमाने का, 2 तरीका है। ये जो हम घर बनवाए हैं, एक तो पहला तरीका ये है, पहला तरीका देखिए, पहला तरीका ये है कि इस घर को हम क्या किए, ये जमीन जो है, जमीन जो है केवल जमीन को लेकर के छोड़ दिए, घर नहीं बनवाए और जमीन लेकर के छोड़ दिए। और जमीन छोड़ने के बाद हम इसको 20 साल बाद हम इस जमीन को बेचे, केवल जमीन को बेचे। और जो हम कितना में खरीदे थे इस जमीन को, 20 लाख में। और ये जमीन कितना बेचा, 1 करोड़ में बेचा गया, 1 करोड़ रुपया लगा और बिक गया। तो हम कितना रुपया कमाए, एक बार और अच्छा से समझिए। ये हम हैं, यहाँ पे जमीनें खरीदे हैं 20 लाख रुपये का, 20 साल बाद उसी जमीन को हमने 1 करोड़ में सेल कर दिया। तो हमने प्रॉफिट कितना किया, तो 20 लाख हम लगाए थे, 1 करोड़ दाम है, तो 1 करोड़ में से 20 लाख चला गया, तो बचा कितना, तो प्रॉफिट बचा 80 लाख, प्रॉफिट बचा 80 लाख, यानी हम कमाए कितना, 80 लाख। तो पहला तरीका वही है कि हम इस जमीन को कम दाम पे खरीदे थे और अधिक दाम पे बेच दिए, ये तो पहला तरीका है। इस तरीके का जो कमाई होता है उसे बोला जाता है कैपिटल अप्रिसिएशन, जो कि स्टॉक मार्केट में आपको सिखाएंगे तो बहुत काम करेगा। कैपिटल अप्रिसिएशन, इसको समझना है, कैपिटल अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई भी चीज कम दाम पे खरीद लेना और अधिक प्राइस पे उसको सेल कर देना। इसका जो अंतर होता है बीच का, वही होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। जैसे इसको हम 20 लाख में खरीदे हैं, 1 करोड़ में बेच दिए, हम बनाए कितना, 80 लाख रुपया, यानी ये जो जमीन है इसका कैपिटल अप्रिसिएशन कितना हुआ है, 80 लाख रुपया। तो पहला तरीका यह है कि आप कैपिटल अप्रिसिएशन से पैसा कमाइए। और नहीं तो दूसरा तरीका हो सकता है, रियल एस्टेट में दूसरा तरीका को अपनाया जाता है कि आप लैंड खरीदिए और वहाँ पे कोई मकान बना दीजिए, कोई फ्लैट बना दीजिए और क्या करिए, उसको रूम रेंट पे चढ़ा दीजिए। जैसे मानिए कि इस मकान को बना करके, यहाँ मकान बना करके इसको रूम रेंट पे चढ़ा दिया गया, रूम रेंट पे चढ़ा दिया गया। और रूम रेंट पे चढ़ाने के बाद आप हर एक महीना कितना कमाने लगे, 12,000 रुपया कमाने लगे, 12,000 रुपया कमाने लगे। तो देखिए रियल एस्टेट में 2 तरीका है कमाने का। एक है कि आप जमीन को खरीदिए कम प्राइस पे और उसको अधिक प्राइस पे सेल कर दीजिए। तो कम प्राइस पे खरीद करके अधिक प्राइस पे आप उसको बेचते हैं, तो ये जो प्रॉफिट होता है इसको बोला जाता है कैपिटल अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन। तो बड़े जो लोग होते हैं वो कैपिटल अप्रिसिएशन का यूज करते हैं पैसा बनाने के लिए। या फिर दूसरा तरीका होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस लैंड पे कुछ ऐसा चीज बना दीजिए जो रूम रेंट पे चढ़ा सके। जैसे भवन हो गया, मकान हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसको बनाइए और उसको रूम रेंट पे चढ़ा दीजिए। इससे होगा क्या कि आपको महीने महीने की कमाई होने लगेगी। तो जो इस तरीके का महीने महीने का अर्निंग होने लगता है, तो ये जो कमाई होता है इसको बोला जाता है रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम। तो देखिए रियल एस्टेट में कमाने का 2 तरीका आपको बतलाएं। पहला तरीका कि आप कैपिटल अप्रिसिएशन से कमा सकते हैं, और दूसरा तरीका कि वहाँ पे कोई चीज़ निर्माण करके और उसको रूम रेंट से कमा सकते हैं। ये 2 तरीका होता है कमाने का। अब चलिए क्या देखा जाए कि ये जो रियल एस्टेट से 2 तरीका है कमाने का, तो कौन कौन सा रियल एस्टेट होता है, कितने तरह का होता है, कौन बेस्ट रियल एस्टेट होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का मतलब होता है ऐसा जगह जमीन जिसको आप इस मकसद से खरीदे हैं
कि वहाँ पे या तो आप रहेंगे या फिर वहाँ पे रूम रेंट, यानी कोई बिल्डिंग बनवा देंगे, कोई फ्लैट बना देंगे और उसको क्या करेंगे, रहने के लिए किसी को दे देंगे, तो उसको बोला जाता है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। रहने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, या तो आप मकान बनवाएंगे मकान, या तो आप भवन निर्माण कर सकते हैं भवन निर्माण, यानी बिल्डिंग बनवा सकते हैं, यानी रहने के लिए 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 रहने के लिए, खुद के रहने के लिए नहीं, दूसरों को रहने के लिए। खुद रहेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से आपको सोचना है, तो रहने के लिए। एक तरीका ये है। दूसरा भी होता है, एक तो हुआ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट और दूसरा होता है आपका, और वो होता है आपका, देखिए रेसिडेंशियल रियल एस्टेट और दूसरा होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग रियल एस्टेट, चाहे इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। यहाँ देखिए इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल 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 रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। देखिए ये इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। अब ये क्या होता है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, ऐसे जगह पे आप जमीन खरीदते हैं जहां कोई इंडस्ट्री खोल सके आप, यानी इंडस्ट्री खोलने के मकसद से, इंडस्ट्री यानी कोई कंपनी खोलने के मकसद से आप जगह जमीन लेते हैं, तो उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। अब इससे होता क्या है कि आपको कम प्राइस पे मिल जाता है कोई जगह, कोई ज़मीन, आप वहाँ पे इंडस्ट्री खोल करके और वहाँ पे अर्निंग शुरू कर देते हैं, और उसका एक दिन आता है कि उसका दाम बढ़ जाता है और उसको हाई प्राइस पे उस प्रॉपर्टी को, उस लैंड को बेच करके आज ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये होता है आपका इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। यहाँ इंडस्ट्री के मकसद से, यहाँ इंडस्ट्री। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ कोई कंपनी खोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्लांट्स लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हुआ कोई वस्तु बना करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस मकसद से जो जगह जमीन खरीदेंगे उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। एक और होता है कमर्शियल, ये देखिए कमर्शियल रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट। एक कमर्शियल रियल एस्टेट होता है। अब कमर्शियल रियल एस्टेट इसको इस मकसद से खरीदा जाता है, कहीं ऑफिस बनाना है आपको, ऑफिस बनाने के लिए, कोई मॉल्स खोलना है, कोई आपको मॉल्स खोलना है उसके लिए, या फिर आपको कोई बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए आपको इसका यूज किया जाता है कमर्शियल का। बड़े बड़े कारपोरेट बैठाना है उसके लिए भी कमर्शियल का यूज किया जाता है। इस तरीके से आप देखें कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट, ये जो रियल एस्टेट है, इन सभी रियल एस्टेट में आप पैसा लगा करके पैसा बना सकते हैं। अगर आपको ये सब कुछ नहीं आता है तो इन सभी के लिए म्यूचुअल फंड बना है। मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आप पैसा डालेंगे ना तो वो सब पैसा इसी में लगेगा। इसके लिए भी अगर आपको इनका जानकारी नहीं है कि कैसे इन सब में पैसा लगाया जाता है, तो इन सभी के लिए एक्सपर्ट होते हैं जो एक्सपर्ट इनका पूरा जानकारी रखते हैं, और उसके लिए भी म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड आप जब उस म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो आपका पैसा ऐसे में इन्हीं सभी में लगेगा, और ये सब बढ़ेगा तो आपका म्यूचुअल फंड का दाम भी बढ़ेगा और आप पैसा बना पाएंगे। या फिर ETF भी है, ETF भी इन सब के लिए आता है। आप किसी ETF में ऐसा ETF चुनते हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, तो ये सब रियल एस्टेट का दाम बढ़ेगा, आपका ETF का भी प्राइस बढ़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि अभी तक जो देखा गया है भारत में कि सबसे ज्यादा कमाई इक्विटी मार्केट से होता है। अब इक्विटी मार्केट का मतलब हुआ स्टॉक मार्केट। इक्विटी सबसे ज्यादा कहीं पे हाई ग्रोथ मिलता है, भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कहीं रिटर्न मिलता है तो इक्विटी मार्केट का मतलब किसी स्टॉक का किसी स्टॉक का शेयर खरीद करके रखिए या बेचिए तो ज्यादा कमाएंगे। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा है ना प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या हुआ, यानी रियल एस्टेट यानी जगह जमीन को खरीद करके रखेंगे तो उसका दाम बढ़ता है। और उसके बाद गोल्ड आता है, उसके बाद आपका आ जाता है गोल्ड। अमीर लोग जो होते हैं इक्विटी का पूरा जानकारी रखते हैं,
इक्विटी का जानकारी का रखने का मतलब स्टॉक मार्केट होता क्या है, कब इसमें पैसा डाला जाता है, कब इसमें पैसा नहीं डाला जाता है, कब पैसा निकाला जाता है, कैसे किसी कंपनी को बेहतर से बेहतर कंपनी को चुना जाता है, क्योंकि 7,000 से अधिक कंपनियां जो है वो कहाँ सेबी द्वारा रजिस्टर्ड हो चुकी है, जो एनएसई और बीएसई पे रजिस्टर्ड है, जो कि आपको पहले बतलाया। एनएसई बीएसई पे आप ईटीएफ को खरीद सकते हैं वहाँ, और वहीं से जाकर के आप किसी स्टॉक को भी खरीद सकते हैं, और वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट मदद करता है। तो ये है ईटीएफ। आप इक्विटी का जानकारी रखते हैं अमीर लोग, प्रॉपर्टी के बारे में, ये रियल एस्टेट के बारे में पूरा जानकारी रहता है, और गोल्ड के बारे में भी उन लोगों का जानकारी होता है, जो कि आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, कभी भी जगह जमीन खरीदा जाता है तो क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है कि हम जहाँ अब किस मकसद से खरीद रहे हैं। ये पहले मानिए कि आप रेसिडेंशियल मकसद से खरीद रहे हैं, रहने के लिए, तो आप क्या देखेंगे, जगह जमीन खरीदने से पहले ये देखा जाता है कि हम जहाँ जमीन खरीद रहे हैं वहाँ पानी गिराने का व्यवस्था है कि नहीं। पानी गिराने का मतलब भवन निर्माण कर दिए तो पानी अच्छा से गिरना चाहिए, फिर पहला चीज़। दूसरा ये भी देखा जाता है कि क्या यहाँ से आने जाने का रास्ता सही है कि नहीं, स्कूल जाने का रास्ता है कि नहीं, आसपास में स्कूल है कि नहीं, प्लस में कहीं दूर जाना है, किसी शहर में जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो वहाँ से जाने के लिए गाड़ी का व्यवस्था है कि नहीं, रोड का व्यवस्था है कि नहीं, पास में स्कूल है कि नहीं, आसपास में स्कूल है कि नहीं, आसपास में आपके मकान से आपके ज़मीन के आसपास में कहीं डॉक्टरी है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं, सरकारी कोई सुविधा है कि नहीं। इस तरीके से सब कुछ देख करके तब जा करके ज़मीन खरीदा जाता है, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, यानी रहने के लिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं ऐसे जगह पे ज़मीन खरीद लेते हैं जहां दूर दूर तक नहीं तो रोड है और नहीं तो कोई सरकारी स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल है पढ़ने वाला, ऐसे जगह पे ज़मीन लेते हैं तो उसको कोई खरीदेगा नहीं। ऐसे जगह पे आप ज़मीन लेकर के घाटे में रहेंगे। तो जगह लेते समय ये सब कुछ देखा जाता है। चलिए अब आपको बतलाते हैं कि दो जमीन जो आप ना रेसिडेंशियल हो चाहे कुछ भी हो, दो जमीन को कैसे कंपेयर करके जमीन को खरीदा जाता है। दो जमीन को कैसे, किस रेट, क्या चीज दे करके खरीदा जाता है। दो जगह जमीन को यहाँ मिटाते हैं और समझना है। जैसे देखा जाए, यहाँ समझना, देखिए एक ये है, दो लैंड है, यहाँ लैंड खरीदने की बात हो रही है। दो लैंड है, एक लैंड ये है जैसे रियल एस्टेट बोल सकते हैं, एक लैंड ये है जिसे आप रियल एस्टेट बोल सकते हैं। ये दो लैंड है, ठीक है। अब किस लैंड को आप खरीदेंगे तो कहा जाता है कि रियल एस्टेट में निवेश करने का एक ही तरीका है और एक ही चीज़ देखा जाता है, वो देखा जाता है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। यानी रियल एस्टेट में सबसे बड़ा जो मैटर चीज़ करता है वो कि आप ज़मीन खरीदे कहाँ हैं। जैसे मानिए कि आप ऐसे जगह पे ज़मीन खरीद दिए हैं जहाँ कोई जाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो फ्यूचर में उसका दाम नहीं बढ़ेगा, यानी घाटे में रहेंगे। अब मानिए कि कहीं ऐसे जगह पे आप ज़मीन खरीद लेते हैं जहाँ सरकार कोई हॉल खोलने वाली है, या फिर सरकार कोई मॉल खोलने वाली है, या फिर सरकार वहाँ से रेलवे लाइन बिछाने वाली है, या फिर सरकार कोई बड़ा सा मंदिर का निर्माण करने वाली है। तो इससे ये होगा कि उसके आसपास का जितना ज़मीन रहेगा उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। यानी खरीदे हैं 1 लाख का तो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख उसका दाम बढ़ जाएगा, 30 लाख, 20 लाख दाम बढ़ जाएगा। और इस तरीके से कम प्राइस पे खरीद करके आप उसको अधिक प्राइस पे सेल कर सकते हैं। तो ये क्या देखा जाता है किसी भी ज़मीन को खरीदने से पहले, चलिए समझा जाए। तो देखिए, देखा जाता है एक चीज़, आप किसी भी ज़मीन को खरीदिए तो एक चीज़ देखा जाता है कैप रेट। कैप रेट, कैप रेट का मतलब क्या होता है, इसको बोला जाता है कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, आर फॉर होता है रेट। अच्छा से समझिए, कैप रेट, कैपिटलाइजेशन रेट। जैसे मानिए एक जगह है, जैसे दिल्ली ही मान सकते हैं, दिल्ली है और वहाँ पे 2 लैंड आपको मिल रहा है, 2 जगह मिल रहा है और दोनों का दाम सेम है। दोनों का दाम मतलब 20-20 लाख में दोनों मिल रहा है, दोनों जमीन 20-20 लाख में मिल रहा है और दोनों ठीक जगह है, सही जगह है। आप दोनों में से एक को खरीदना है तो आप वहाँ पे देखेंगे कैप रेट। कैप रेट
और कैप रेट के बेस पे ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा लैंड हमको लेना है। और इसके कैप रेट के सिवा भी कुछ देखना होता है जो आपको बतलाएंगे। अब कैप रेट होता है क्या है, कैपिटलाइजेशन रेट होता क्या है, इसको निकाला कैसे जाता है। तो देखिए कैप रेट का फॉर्मूला होता है, कैप रेट का फॉर्मूला होता है और ये लिखे हैं कैप रेट। देखिए यहाँ निकालना सिखाते हैं आपको कैप रेट, CAPRAT कैप रेट। देखिए कैप रेट का निकालने का फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, इसको बोल सकते हैं NOI और डिवाइडेड बाय करंट प्राइस। देखिए करंट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी जो आप जमीन खरीदना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे समझना है कैप रेट कैसे निकाला जाता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब ये नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है समझाएंगे। नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखिए जैसे मानिए कि एक जमीन मिल रहा है आपको, ये जमीन मिल रहा है, इसका दाम कितना है तो 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया। आप एक जगह खरीद रहे हैं जिसका दाम 20 लाख रुपया है। यहाँ देख सकते हैं लिखे हैं करंट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी करंट प्राइस कितना है 20 लाख रुपया है। जगह का करंट प्राइस कितना है 20 लाख रुपया। इस जमीन पे आप क्या करते हैं तो एक घर बनवाते हैं, घर आप एक घर बनवा करके और उसको क्या करते हैं रेंट पे चढ़ा देते हैं। 20 लाख का जमीन खरीदे हैं और 5 लाख का आप घर बनवा देते हैं, यानी टोटल आपका खर्चा कितना हुआ, टोटल 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया। 25 लाख मिलने 25 लाख रुपया लगाने के बाद आपका ये लैंड जो है रूम रेंट पे चढ़ाने के लायक हो जाता है, रेसिडेंशियल हो जाता है, रेसिडेंशियल। तो कैप रेट निकालना है तो देखिए कैसे निकलता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम। ये नेट ऑपरेटिंग इनकम निकालने का तरीका क्या होता है यहाँ देखना है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम। और देखिए नेट ऑपरेटिंग इनकम बराबर होता है, ये निकालने का सूत्र होता है कि ये जमीन है, आप 25 लाख बनवाने के बाद, जमीन लेने के बाद आप एक मकान बना दी है, मकान बनवाने के बाद इसको किराए पे चढ़ा देते हैं। किराए पे चढ़ाने के बाद हम मानते हैं कि यहाँ से आपको महीने की कमाई, मंथली कमाई 10-10 हज़ार रुपया होने लगता है। 10,000 मंथली आप कितना कमा रहे हैं यहाँ से किराए के रूप में, मंथली अर्निंग, मंथली अर्निंग। आप मंथली अर्निंग कितना कर रहे हैं 10,000 रुपया, 10,000 रुपया किराए के रूप में आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं। तो साल में कितना कमाएंगे, ईयरली इनकम कितना होगा आपका, ईयरली होगा 12 से गुणा करिए इसमें तो कितना हुआ 120 के, यानी 1,20,000। अच्छा से समझिए। देखिए यहाँ पे जमीन खरीदे हैं, जमीन खरीद करके मकान बनवा दिए हैं, रूम रेंट पे चढ़ा दिए हैं, टोटल खर्चा आपका लग गया है 25 लाख, यानी करंट प्राइस ऑफ द मार्केट। वहाँ 25 लाख में आपका व्यवस्था हो गया है। 25 लाख रुपया लगाने के बाद आप हर एक महीना कितना कमा रहे हैं, वहाँ से कमा रहे हैं 1,20,000 रुपया। हर एक महीना 1,20,000 रुपया वहाँ से आप अर्निंग कर रहे हैं। अभी 1,20,000 अर्निंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो जमीन खरीदे हैं और जो मकान बनवाए हैं उसको मैनेज करने में भी खर्चा करना पड़ जाता है। ईयरली कॉस्ट, जैसे मकान धस गया, कोई नलका टूट गया, कुछ ऐसा कमी आ जाता है, तो उसको आप दूर करने के लिए मानते हैं कि 20,000 रुपया आपका साल का लग जाता है। यानी मैनेजिंग कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको मैनेजिंग कॉस्ट कितना लगता है, तो ईयरली कितना लग जाता है 20,000 रुपया ईयरली लिखे हैं। अब निकालना है आपका कैप रेट। तो देखना है यहाँ पे कैप रेट कैसे निकलता है, कैप रेट। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब हुआ कि आप कितना रुपया इसमें लगाए। यहाँ देखना नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब हुआ कि आप ना साल का कितना कमा रहे हैं, आना
उस जमीन को बनाने के लिए साल को कितना खर्च कर रहे हैं। जैसे मानिए कि आप यहाँ पे जमीन लिए हैं 25 लाख रुपये, 25 लाख का ले लिए हैं और 25 लाख लेने के बाद आप साल का ना इस जमीन से कमा रहे हैं कितना, तो जमीन का 1,20,000 कमाते हैं, साल में 1,20,000 कमाते हैं और इस जमीन में 20,000 रुपया खर्चा भी कर देते हैं। तो बचा कितना, बचा कितना, आप यहाँ से प्रॉफिट अर्न कितना करते हैं, मेन कमाते हैं 1,20,000 और खर्च कर देते हैं 20,000, तो बचा 1 लाख रुपया। ये 1 लाख रुपया जो बचा है वही है नेट इनकम, वही है नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम निकालने का तरीका क्या है कि आप उस लैंड से कितना कमा रहे हैं और माइनस कर दीजिए किसको, जो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए खर्चा करते हैं, तब निकलता है नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ इस केस में नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना है, तो देखिए इतना साल का कमाए हैं और खर्चा किए हैं इतना, तो इसमें से ये घट गया तो बचा 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया हम रख रहे हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम के जगह पे। ये 1 लाख रुपया, ये 1 लाख रुपया हो गया, 1 लाख रुपया। हम कितना खर्च किए हैं इस जमीन में, तो 25 लाख रुपया। ये 25 लाख रुपया नीचे रखिए, 25 लाख रुपया, ये देखिए 25 लाख रुपया। आप परसेंटेज में निकालने के लिए 100 तो काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो, आइए कट गया, आइए बचा 4, कट करके आया 4%। यानी इस जो जमीन का, ये जो जमीन है इसका कैप रेट कितना निकला है, 4%। एक चीज जानिए, देखिए कभी भी जब रियल एस्टेट में निवेश किया जाता है तो कैप रेट देखा जाता है। अब ये कैप रेट होता क्या है, तो निकालना सिखा दिए एक बार और। आप उस जमीन को खरीदने में कितना रुपया लगाए हैं उससे भाग देना होता है, किसमें, तो आप उस जमीन से साल का कमाई कितना करते हैं, साल का कमाई कितना करते हैं और उस जमीन को मैनेज करने के लिए साल में कितना खर्चा करते हैं। तो साल का जो कमाते हैं उसमें से घटा दीजिए साल का खर्चा को और उसको ऊपर लिखिए, और जमीन को खरीदने में जो दाम लगा है नीचे लिखिए, अब भाग दीजिए। भाग देने पे जो आता है उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, वही होगा कैप रेट। ये कैप रेट होता है। अब समझना है कि दो ना लैंड को खरीदने, जब 2 लैंड को खरीदा जाता है तो कैप रेट कैसे भूमिका निभाता है, किस बेस पे 2 लैंड को देख करके कैसे आप कैप रेट के बेस पे जमीन खरीदेंगे। देखिए ये होता है कैप रेट, कैप रेट। अब मानिए कि इसका कैप रेट 10% है, एक और है, एक और जमीन है जिसका कैप रेट कितना है, कैप रेट 5% है। देखिए 2 लैंड है, एक लैंड का कैप रेट कितना है 10% है, दूसरा लैंड का कैप रेट कितना है 5%। तो इसको देखिए, इसका कैप रेट ज्यादा है ना, तो जिसका कैप रेट ज्यादा होता है, जिसका कैप रेट ज्यादा होता है उसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। यानी कैप रेट ज्यादा होगा तो आपका रिटर्न्स हो, जो रिटर्न्स होगा, रिटर्न्स भी क्या होगा, रिटर्न्स भी ज्यादा होगा, रिटर्न्स भी ज्यादा होगा, रिस्क भी ज्यादा होगा। कैप रेट ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा और रिस्क भी ज्यादा। अब कैप रेट अगर कम है, कैप रेट अगर कम है, जैसे यहाँ इसके तुलना में कम है, तो कैप रेट कम है तो रिटर्न्स भी क्या होगा, कम, रिटर्न्स भी होगा कम और रिस्क भी होगा कम, रिस्क भी होगा कम। दो जगह जमीन को जब भी कैप रेट के बेस पे खरीदा जाता है तो देखा जाता है अगर किसी का कैप रेट ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है, और कैप रेट अगर कम है तो रिटर्न भी कम होगा और रिस्क भी कम होगा। जैसे कोई लोग होते हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो कम कैप रेट जिसका कम है उसमें निवेश करो, और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो कैप रेट जिसका ज्यादा है उसमें निवेश करो। ये ज्यादा स्टेबल भी होता है, स्टेबल, इसमें स्टेबिलिटी के लिए लोग निवेश करते हैं। यानी ऐसा लैंड, ऐसा प्रॉपर्टी जिसका कैप रेट कम है तो उसको लोग ना स्टेबिलिटी के लिए, कि मतलब कम ही प्राइस मिले लेकिन मिलता रहे, बूढ़े नहीं, चाहे दाम पूरा 0 ना हो जाए, ऐसे के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कैप रेट कम वाले को निवेश किया जाता है। और भी देखिए, जगह जमीन को खरीदने से पहले और भी बहुत सारा चीज देखा जाता है, जैसे लोकेशन देखा जाता है। आप लोकेशन देख करके खरीदेंगे, लोकेशन। फिर दूसरा चीज आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी टाइप क्या है, प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, प्रॉपर्टी टाइप। अब प्रॉपर्टी टाइप का मतलब यही जो बतलाएं कि आप रहने के लिए खरीद रहे हैं कि किसी बिजनेस खोलने के लिए खरीद रहे हैं, ये देखना होता है।
तो लोकेशन, प्रॉपर्टी, फिर ये भी देखा जाता है उसका कंडीशन क्या है। जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं कहीं मुर्द घाटी में तो नहीं मिल रहा है, उसका कंडीशन क्या है, कैसा है वो ज़मीन, तो ये कंडीशन देखा जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद तब जाकर के टेंडेंट क्वालिटी देखा जाता है। एक टेंडेंट क्वालिटी होता है, TENDENT, टेंडेंट क्वालिटी। टेंडेंट क्वालिटी, अब ये टेंडेंट क्वालिटी क्या होता है? टेंडेंट का मतलब होता है किरायादार और क्वालिटी का मतलब होता है उसका गुण। जैसे मानिए कि हम एक ज़मीन खरीद लिए और उस पर मकान बना दिए, आपको किराए पे दे दिए, तो किराए पे हम आपको दे दिए, आप किराएदार हैं। अगर हमको टाइम पे पैसा नहीं देंगे तो घाटे में हम रहेंगे। अगर आपका व्यवहार मुझसे अच्छा से नहीं बनता है तो आपको निकाल दिया जाएगा, या फिर बात विवाद होगा, या फिर जो मेरा मकान है उसके नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी बोला गया है कि 5-6 बजे तक आपको कहीं भी है, 6-7 बजे तक घर पे आ जाना है, आप 10 बजे रात में आते हैं, तो ये आप उल्लंघन करते हैं। यानी आप किराएदार हैं तो आपकी जो क्वालिटी है कमज़ोर है, अच्छा से नियम का पालन नहीं करते हैं, टेंडेंट क्वालिटी नहीं है आप में, तो ज़मीन का दाम घट जाएगा। वो जो रूम रेंट पे चढ़ाया गया है जो मकान बना करके, उसका दाम गिर जाएगा। अगर मकान सही जगह पे बना है, प्रॉपर्टी भी ठीक है, लोकेशन भी ठीक है, कंडीशन भी ठीक है, टेंडेंट क्वालिटी भी ठीक है, तब जा करके प्रॉपर्टी से आदमी जो है रेसिडेंशियल में पैसा बना पाता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिए हैं समरी। आगे आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ाते 10-20 क्लास लीजिए, उसके बाद से एक बेहतर से बेहतर क्लास जो सीरीज बाई सीरीज चलेगा, इसी में चलेगा, जहाँ पे ये सब कुछ समझने में मदद करेगा, आपका काम आएगा। तो इतना अपना अनमोल टाइम देने के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। ऐसे ही सीखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।